चर्चा करेंगे टेस्ट 120 के प्रश्नों के बारे में। देखिए हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी डायोड में वह धारा जो डायोड को बिना क्षति किए हुए उससे प्रवाहित हो सकती है क्या कहलाती है। आप सब जानते हैं हमारा डायोड क्या है, अर्धचालक पदार्थ से बना होता है। नॉर्मली आप जानते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर बनता है। ये डायोड का सिंबल है। अगर मेरी सेमीकंडक्टर डायोड है तो यह सिर्फ किस बायास पे काम करती है, फॉरवर्ड बायास पे काम करती है। फॉरवर्ड बायास का मतलब है कि आपने अगर इसके पी टर्मिनल को क्या कर दिया, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा और एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा, तो ये फॉरवर्ड बायास कहलाती है और इसी बायास में धारा का प्रवाह आसानी से होता है। लेकिन यदि यही कनेक्शन हम उल्टा कर देते हैं तो मेरी डायोड क्या हो जाती है, डैमेज कर जाती है। वह आपका रिवर्स बायसिंग कहलाता है। ये हमारी सप्लाई वोल्टेज भी है। अब हमारी करंट को ऐसे पास करना था जो कि ना के बराबर मिनिमम होती है, और ये रिवर्स बायस की स्थिति में अगर आप इसको कंटिन्यू रखने का प्रयास करते हैं तो आपकी डायोड डैमेज हो जाएगी। इसी गुण के कारण इन सभी अवयवों को यूनिलैटरल एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिलैटरल एलिमेंट। यूनिलैटरल का अर्थ होता है, यूनि मतलब एक और लैटरल मतलब होता है दिशा, यानी एक दिशीय अवयव क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, और इसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है। यह ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछा है कि हम बिना डैमेज किए हुए, बिना क्षतिग्रस्त किए हुए जो मैक्सिमम करंट इससे पास करवा सकते हैं वह क्या कहलाती है साहब? वो कहलाती है मैक्सिमम फॉरवर्ड सर्ज करंट कहलाती है, अधिकतम फॉरवर्ड सर्ज। सर्ज मतलब सर्ज का अर्थ ही हो जाता है एक्सेसिव करंट, ठीक है। और इससे ज्यादा यदि जाएगा तब पूरी तरह से क्या होगा, डायोड आपका डैमेज कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। रिवर्स में देंगे तो करंट मेरा 0 हो जाएगा। ये बोल रहा है डायोड के बिना क्षतिग्रस्त किए हुए इससे प्रवाहित होने के लिए अनुमत होती है, ठीक है। तो यहां जो अनुमत हो रही है ये हमारी मैक्सिमम रिवर्स करंट के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम रिवर्स करंट हम जो देंगे उसके बाद हमारा डायोड नेचुरली क्षतिग्रस्त हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो चर्चा वो क्या है, कितने के लिए एक्सेप्टेबल है। तो एक्सेप्टेबल में हमारी करंट फॉरवर्ड में ही होगी। फॉरवर्ड में भी हमारा रेजिस्टेंस होता है, बहुत मैक्सिमम देंगे तो वहां पर भी। तो हम लोग क्या करते हैं, डायोड जब भी आप संचालित करते हैं उसके साथ सीरीज में एक रजिस्टर उच्च प्रतिरोध का जोड़ते हैं ना जी। तो ये सब लो करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, लो वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। तो इस परिस्थिति में इसका सही उत्तर जो माना जाएगा मैक्सिमम फॉरवर्ड सर्ज करंट ही माना जाए। प्लेट अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड लोहा या स्टील प्लेट। तो आप सब जानते हैं हमारी जो प्लेट अर्थिंग होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकली सेट करते हैं। अब वर्टिकली जो हम सेट करते हैं तो इस स्थिति में हमारा क्या साइज होता है, 60 गुना 60, लंबाई 60, चौड़ाई 60। ये कैसे होता है, दोनों सेंटीमीटर में। अब मेरी मोटाई जो होती है वह क्या होती है, 6.35 mm होती है। कब, जब आपका GI रहे, ठीक है। और 3.18 होती है जब आपका कॉपर रहे। तो इस स्थिति में विद्यार्थी जी हमारे पास 35 एग्जैक्ट तो नहीं है, 30 है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को ले लेंगे। सबसे अच्छा चालकीय पदार्थ हमारा कौन सा है, सिल्वर है। महंगा होता है, प्रयोग नहीं करते हैं। कार्बन, कॉटन और पोर्सिलिन, ये तीनों जो है, विशेष रूप से कार्बन में तो थोड़ा रजिस्टर होता है, लेकिन कॉटन और पोर्सिलिन हमारा अचालक पदार्थ ही है, ठीक है। और कार्बन भी है तो ये बहुत अच्छा सुचालक नहीं है, ठीक है। इसकी भी प्रतिरोधकता क्या होती है, उच्च हुआ करती है। अगला कह रहा है चित्र में दिखाई गई वाइंडिंग। विद्यार्थी जी आप देखिए, एक बड़ा वाइंडिंग है, फिर उसके बाद क्या है, छोटा वाइंडिंग, फिर छोटा वाइंडिंग, लास्ट में जो छोर बच जाता है उसको भी हम इसी स्लॉट्स में घुसा करके छोड़ देते हैं।
इस तरह का जो वाइंडिंग होता है उसको हम लोग स्क्रीन वाइंडिंग कहते हैं। और ये स्क्रीन वाइंडिंग जनरली लो फ्रैक्शनल एचपी का सिंगल फेज मोटर में प्रयोग करते हैं। ज्यादातर तो हम लोग सिंगल फेज में कॉन्सेंट्रिक का ही क्या करते हैं, प्रयोग किया करते हैं। किसी किसी में जहां स्पेशल स्ट्रक्चर वैसा रहता है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जवाब है आपका स्क्रीन कुंडलन। इसमें बड़ा बड़ा वाइंडिंग पहले बड़े आकार का, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, लास्ट में जो बचता है उसको भी अंदर ही घुसा के अटैच कर देते। ऐसा प्रयोग जहां पर असामान्य तौर पर व्यापक और बहुत ही संवेदनशील गति, यानी आपको जरूरत पड़ा तो आप उच्च स्पीड कर दिए, जब जरूरत पड़ा तो आप निम्न कर दिए, जब जरूरत पड़ा आप रिवर्स भी कर दिए, ठीक है। ये सब काम आप जहां कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था हमारी सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, वार्ड लियोनार्ड मेथड है, जिसमें ये सारा चीज करने में हम सक्षम होते हैं। हालांकि यह मेथड कॉस्टली होता है, हानि भी होती है, महंगा तो पड़ता ही। सिंगल परत, ये प्रश्न आपको बहुत पहले भी मिला है। सिंगल परत में कुंडलियों की आवश्यक संख्या, तो साथियों आप जानते हैं कुंडलियों की संख्या बराबर क्या होता है, 1/2 गुना खांचों की संख्या, ठीक है। तो ये हमारे कहां पर, सिंगल लेयर वाइंडिंग में होता है। अगर यही बात हम किसके बारे में करें, डबल लेयर वाइंडिंग की बात करें, वहां क्या होती है, बिल्कुल क्वाइल की संख्या किसके बराबर, बिल्कुल बराबर हो जाती हैं स्लॉट्स की संख्या के बराबर हो जाती हैं। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर ए नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए निम्न में से कौन सा डिजाइन वर्ग कंप्रेशर मोटर के रूप में बेहतर होता है। विद्यार्थी जी, कंप्रेशर मोटर में जो तापमान हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक पहुंच जाता है। हीट यहां क्या होती है, हीट लॉस ज्यादा होती है साहब। आप देखते हैं कंप्रेशर मोटर गर्म बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब 180 से ऊपर टेम्परेचर पहुंच रहा है तो नेचुरली मेरा कौन सा क्लास होगा, सी हो जाएगा। सी टाइप के लिए आपका क्या हो गया, पोर्सिलीन हो गया, अभ्रक हो गया, कांच हो गया, ये सब हमारा क्या होता है, विशेष रूप से प्रयोग में लिया जाता है। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ें। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा तत्व अर्धचालक के रूप में, तो सब लोगों को मालूम है मेरा तांबा 1 नंबर पर कमर्शियल सबसे अच्छा क्या है, चालक है, कमर्शियल सबसे बेहतर चालक है। 2 नंबर पर मेरा कौन है, एल्युमिनियम, ये तो सबसे बेस्ट है, सुपर है, लेकिन साहब महंगा है, क्या है, महंगा है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। मेरा सिलिकॉन जो है साहब क्या है, अर्धचालक है, और इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। किस बंधन से दूसरे तत्व से जुड़ता है साहब, सह संयोजक बंधन। क्या होता है, सह संयोजक बंधन, यानी कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ता है। और आप जानते हैं गर्मी जब देंगे 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर बढ़ाइएगा तो क्या बन जाता है, चालक, कम रखिएगा तो क्या बन जाता है, अचालक इंसुलेटर। राइट आंसर क्या है, सिलिकॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों स्वभाव इसमें होता है, इंसुलेटर का भी और कंडक्टर का भी स्वभाव होता है। कौन सा स्थान प्लेट इलेक्ट्रोड अर्थिंग के लिए सबसे बेहतर है। आप जानते हैं प्लेट इलेक्ट्रोड अर्थिंग में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लेट का प्रयोग करते हैं। ये प्लेट जीआई या कॉपर की बनी होती हैं। और आप सब इस बात को महसूस करते हैं कि हमारा साहब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, बिल्डिंग हो, कंप्यूटर रूम हो, ये सब के लिए मैंडेटरी नहीं है कि प्लेट अर्थिंग किया जाए, ठीक है। आप यहाँ रड अर्थिंग से भी, पाइप अर्थिंग से भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर विशिष्टता की बात होती है तो जनरेटिंग स्टेशन पर हम लोग इसका विशेष प्रयोग करते हैं। हालांकि जनरेटिंग स्टेशन पर अर्थिंग बेड ही हम लोग बिछा देते हैं, पूरा सिस्टम ही आपका क्या होता है, निश्चित रूप से अर्थ से कनेक्टेड होता है, कोई भी डिवाइसेस ऐसी नहीं होती है। और आपको मालूम है जनन केंद्र पर जब
जब आप अर्थिंग करेंगे तो उस समय हमारे अर्थ का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0.5 ओम से कम ही होना चाहिए, तभी बेहतर माना जाता है। बिना चेक किए हुए अर्थ को तब हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। जमीन सिलेक्शन उसी आधार पर करते हैं कि भाई रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो। और जब कम रेजिस्टेंस हो तो आप बेहतर अर्थिंग व्यवस्था दीजिएगा, तभी तो आप सेफ और सुरक्षित रह पाइएगा। पाइप अर्थिंग अगर रहता तो डिस्ट्रीब्यूशन उपकेंद्र में, कहां पर? सब स्टेशनों में भी वह काफी फेवरेबल माना जाता है। बाकी हम लोगों को भी अपने घरों में पाइप अर्थिंग का ही प्रयोग करना चाहिए, अच्छा माना जाता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या कर लेते हैं? रड अर्थिंग ही कर देते हैं, और वो भी रड कौन सा? सरिया ही गाड़ देते हैं, जो छड़ मकान बनाने के लिए लाए थे, वही लोहा वाला सरिया गाड़ के अर्थिंग कर देते हैं, जो कि सुरक्षा क्या देगा? वो तो और डैमेज कर देता है। कहां कॉपर का कंडक्टर लीक जो हो रहा है, उस लीक को आप आयरन से पास करा रहे हैं, तो कॉपर अच्छा चालक है कि आयरन अच्छा चालक है? वो करंट को ले जाएगा कि रोकेगा? वो तो और आपके लिए नुकसान का सौदा हो जाता है। सीएफएल के कारण उद्दीप्त लैंप यानी इनकैंडेसेंट लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप, तो इनकैंडेसेंट लैंप को मार्केट से हटा रहा है सीएफएल। लेकिन थोड़ा लेट से क्वेश्चन पूछा है आपको, यहां होना चाहिए था सीएफएल को मार्केट से हटा रहा है एलईडी, ठीक है? तो ये कह रहा है सीएफएल ने इनकैंडेसेंट बल्ब को मार्केट से हटा दिया। किस लिए हटा दिया साहब? तो उसका स्वाभाविक सी बात है, ऊर्जा रक्षित करने की योग्यता और जीवन काल, ये दोनों क्या है इसका? ज्यादा है। आप जानते हैं हमारे साहब फिलामेंट बल्ब से कितना साहब? 8 से 10 गुना अधिक हमको क्या मिलता है? प्रकाश प्राप्त होता है। साथ ही साथ साहब हमारी एनर्जी की क्या होती है? बचत होती है। कहां 100 वाट का था, इसका साहब जी क्या होता है जानते हैं? इसका 100 वाट उसके 18 वाट के बराबर रोशनी देता है। तो इसका एक बल्ब लगाइएगा, ये 5 लगाइएगा, एक लगा के एक कमरा में रोशनी, यहाँ 5 कमरा में रोशनी, उतने में उतना कम बिजली बिल, तो वो भी बात है। प्लस इफिशियंसी भी आप जानते हैं, कहां इनकैंडेसेंट 18 से 20 भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसका कितना हो जाता है साहब? 55 से 60-70 तक पहुंच जाया करता है मोटा मोटी। तो हम लोग 60 से 65 जनरली बोलचाल में कहते हैं, ठीक है? तो 55 से 70 के बीच में रहता है, कम ज्यादा। आप कहीं कहीं पे देखिएगा 60 से 65 भी, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। तो इफिशियंसी भी बढ़ गया, वो कहां 1000-1200 घंटा भी नहीं जा पाता है, ये आपका 8000 घंटा तक तो गारंटी के साथ, 10,000 घंटा तक गारंटी के साथ चलता है। तो जीवन काल भी ज्यादा है, और ऊर्जा भी आपका कम खपत कर रहा है, और रोशनी भी आपको क्या दे रहा है? ज्यादा दे रहा है। इसलिए राइट आंसर है ए नंबर। मोटर के चालन के दौरान यदि सिंगल फेजिंग हो जाती है, यानी 3 फेज की सप्लाई आ रही थी, उसमें 2 फेज जुड़ा हुआ है और 1 फेज कट के टूट गया, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? हमारी मोटर 2 फेज पे लगातार चलती रहती है, लेकिन साथियों आपका लोड को बियर करने की क्षमता भी कम हो जाती है। कुछ देर तक चलाने के बाद व्यवस्था हम लोगों को करना चाहिए, अगर हम नहीं करके ऐसे ही छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे मेरा वाइंडिंग भी जल जाएगा, संभावना रहती है कि जल जाएगा। अगर आप अलर्ट हो गए तो बचा लीजिएगा। 3 फेज संतुलित भार में विद्यार्थी जी न्यूट्रल अगर होता है तो सिर्फ किस कनेक्शन में होता है? स्टार में होता है। ये मेरा कॉमन पॉइंट है, और इस कॉमन पॉइंट से जो हम तार निकालते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल तार कहते हैं। आप सबको एक छोटी सी बात मालूम है, क्या मालूम है विद्यार्थी जी? मेरे न्यूट्रल तार का साइज बाकी फेज तार से क्या होता है? फेज तार के व्यास का आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। और आप सब जानते हैं इस न्यूट्रल से जो करंट आईएन जाएगी उसका मान होगा साहब आईएन बराबर IR प्लस IY प्लस IB मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी न्यूट्रल से जाने वाली करंट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तब हमारी सिस्टम क्या मानी जाती है? बैलेंस्ड। इसके अलावा और भी कंडीशन है, सभी फेज आपस में क्या होने चाहिए? 120 के अंतर पर होने चाहिए। सारे फेज से जुड़े हुए लोड इंपीडेंस भी क्या होने चाहिए? ZR बराबर ZY बराबर ZB बराबर Z होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब यहां होगी तब यह क्या माना जाएगा? बैलेंस्ड माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार के केस में तो ये तीनों है, डेल्टा में न्यूट्रल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां फेज का अंतर और लोड का मान बराबर होने पर बैलेंस्ड माना जाएगा। स्टेपर मोटर का क्या प्रयोग है साहब? आप जानते हैं स्टेपर मोटर क्या करती है? डिजिटल सिग्नल जो है हमारी है, यह आपका पल्स
जो आपका पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक हमारा होता है ना पीडब्ल्यूएम का, यानी पल्स के स्टेप्स में, यानी इसको समान रूप से कहते हैं स्टेप्स में क्या करती है, गति करती है, स्टेप्स में क्या करती है, रोटेट होती है। अब जो यह स्टेप्स में रोटेट होती है तो इसका डिजिटल कंट्रोल क्या होता है, बहुत आसान होता है। क्या होता है इसका डिजिटल कंट्रोल, आसान होता है। और आप जान लीजिए साहब जी, यह आपका रोटेशन, एक स्टेप का रोटेशन, यह साहब कितना कितना तक, अगर 360 को 18 भाग में बांट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 20 डिग्री, 10 डिग्री, है ना, अलग अलग डिग्रियों में छोटे छोटे स्टेप्स में यह हमको मूवमेंट देता है। यह साहब फैक्स मशीन में यूज किया जाता है, आपका फोटोकॉपी मशीन में किया जाता है, आपका प्रिंटर में किया जाता है साहब जी, इन सभी जगहों पर इसका यूज करते हैं। ठीक है साहब जी, लिफ्ट और होइस्ट के लिए मेरा अच्छा मोटर कौन माना जा रहा है, डीसी सीरीज। अगर वो नहीं है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर में वाउंड का यूज करते हैं। अगर स्क्वायरल केज यूज करना है तो डबल केज या डीप बार का यूज करके चलाएंगे, तो मोस्टली हमारे लिए फेवरेबल वही होता है। कॉइल वाइंडर कॉइल को लपेटने वाला होता है। कंप्रेसर इस समय भी हम लोग 3 फेज मशीन का ज्यादातर यूज करने का प्रयास करते हैं, कम रेंज का रहेगा तो सिंगल का यूज करेंगे। फायर अलार्म प्रणाली की वायरिंग के लिए किस प्रकार का तार प्रयोग में लिया जाता है, तो फायर अलार्म में हमको वैसा लेना है जिस तार में भी क्या हो साहब, हीट को सहने की क्षमता बेहतर हो। आप जानते हैं ये 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में तो खत्म ही हो जाएगा, 60-65 तक ठीक ठाक रहता है, 90 मैक्सिमम, उससे ऊपर जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। फ्लेक्सिबल तो घर में है, ये सब तो 45-50 पर लगता है कि एकदम लूज होने लगता है। रबर की तो क्षमता और भी कमजोर है, तो सबसे बेस्ट कौन है साहब, मिनरल इंसुलेटेड कॉपर केबल। इसका प्रयोग फायर अलार्म सर्किट में लेंगे जिसमें ताप सहने की क्षमता भी क्या होती है, उच्च हुआ करती है। वोल्टेज के रिफरेंस में इंडक्टिव सर्किट, चलिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपके पास एल दिया है, मैं 2 बातें आपको बताता हूं। अगर प्योर इंडक्टर है इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। इस स्थिति में क्या होता है, अगर हम वोल्टेज को रिफरेंस लेते हैं तो हमारी करंट 90 डिग्री से एग्जैक्ट क्या करती है, वोल्टेज से लैग करती है। क्या होती है, एग्जैक्ट 90 से लैग करती है। ऐसी परिस्थिति में अगर पावर फैक्टर की बात करें तो cos फाई यानी 90 बराबर क्या होता है, 0। यानी आपका प्रश्न यदि हो प्योर इंडक्टर की स्थिति में मेरा क्या होगा, तो आप लिखिएगा मेरी करंट क्या करती है, वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करती है। आपसे पूछे पावर फैक्टर तो पीएफ बराबर 0, लेकिन नेचर कैसा होगा, लैगिंग नेचर होगा। कैसा होगा, लैगिंग होगा। राइट आंसर क्या दीजिएगा, पश्चगामी। हमेशा क्या हो जाएगा, पश्चगामी होता है, लैगिंग होता है। अब प्योर नहीं रहेगा तो बिलो 90 से लैग करेगी, लेकिन लैग ही करेगी। क्या करेगी, लैग ही करेगी। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी। अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन, आप सब जानते हैं वोल्टेज रेगुलेशन जो हमारी होती है यह वोल्टेज के मान में परिवर्तन को व्यक्त करती है। क्या करती है, वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन को खास करके कहां पर व्यक्त करती है। और ये कहां का परिवर्तन होगा, आपको साहब टर्मिनल का यानी आउटपुट का, जिससे कंज्यूमर जुड़ा होता है। आप जानते हैं कंज्यूमर के हिस्से में अगर वोल्टेज के मान में परिवर्तन होगा तो हमारे उपकरणों में क्या होगी, क्षति हो जाएगी। हमारा डिवाइस सही से काम नहीं करेगा, उसकी लाइफ क्या हो जाती है, डैमेज कर जाती है। तो आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए हमारा वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में क्या होता है, नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज माइनस सेकेंडरी फुल लोड वोल्टेज अब बटा आपका फुल लोड वोल्टेज इनटू 100। मैंने आपसे कई बार कहा है लेसर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन कंसीडर्ड एज गुड रेगुलेशन। इसका जितना कम मान होगा उतना बेहतर होता है। तो हम उत्तर यहां किसको लेंगे, डी को लेंगे। ये वाला जो है मेरा, यह क्या होता है, इसमें रेगुलेशन और न्यूनतम होती है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये चीजें हम लोग ट्रांसफार्मर के केस में स्वीकार करते हैं नॉर्मली, बाकी कहीं भी नहीं। अगर सिर्फ आपसे जनरल वे में पूछा जाए वोल्टेज रेगुलेशन तो आप सिर्फ और सिर्फ यही उत्तर दीजिएगा, डी नंबर। रोटेटिंग मशीन में तो ऐसे ही एज यूजुअली लॉसेस काफी ज्यादा हो रही हैं, तो वहां पर हम इसको और घटा दें तो उचित नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में थोड़ा लॉस कम है तो वहां पर हम लोग अप और डाउन रेगुलेशन की कल्पना कर लिया करते हैं। बाकी जगहों चलिए देखिए ट्रांसफार्मर के केस में भी हम लोग नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल ही लेंगे।
अगर कंडीशन दे देगा अप एंड डाउन रेगुलेशन के लिए, तब हम परिवर्तन करेंगे। अगर कहेगा अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन, वैसी परिस्थिति में हम चेंज करेंगे, ठीक है। नहीं तो सामान्य रूप से हम लोग वही लेंगे, ठीक है। जनरली यही करना है। एन टाइप का जो अर्धचालक है उसमें साहब कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं, तो आप जरा ध्यान रखिएगा। हमारा जो शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक है, आप जानते हैं उसमें अशुद्धि मिलाकर हम क्या करते हैं साथियों, चालकता को बढ़ाते हैं। अशुद्धि मिलाकर चालकता को बढ़ाते हैं। आपको मालूम है अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, डोपिंग। क्या कहा जाता है, डोपिंग। स्वाभाविक सी बात है। जैसे आप डोपिंग को ऐसे समझ सकते हैं, 1 घंटे की क्लास में 15 बार अगर आप बाहर जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं। मतलब नहीं, किसी के बारे में नहीं कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर आप 15 बार बाहर जाते हैं इसका मतलब आप डोपिंग कर रहे हैं, शुद्ध हवा ले रहे हैं, चालकता बढ़ रही है, फिर आ रहे हैं तो अच्छा समझ में आ रहा। स्वाभाविक सी बात है। तो ये प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। तो जितना ज्यादा डोपिंग कीजिएगा उतना ज्यादा चालकता बढ़ती है। तो जितना ज्यादा बाहर भीतर कीजिएगा उतना आपका क्या होगा, रिजल्ट का चांस बढ़ेगा, उतना कंसेप्ट दिमाग में सेट होगा। ये बात होता है। तो यहां पर उसी तरह का कंसेप्ट है कहीं पर। अब यहां ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी कि ये जो अशुद्धि मिलाते हैं 2 तरह का। एक आपका पेंटावायलेंट होता है, क्या होता है, अंग्रेजी में ही लिख देते हैं। एक आपका क्या होता है, पंच संयोजी यानी पेंटावायलेंट इंप्यूरिटी होता है, और दूसरा क्या होता है, ट्राइवायलेंट होता है। विद्यार्थी जी ट्राइवायलेंट जब ऐड करते हैं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है, आप पेंटावायलेंट ऐड करते हैं तो एन टाइप का मिलता है। हमको यहां एन टाइप कह रहा है, तो एन टाइप के लिए तो पंच संयोजी खोजना पड़ेगा। तो पंच संयोजी मेरा कौन सा तत्व यहां पर है, आर्सेनिक है। तो मेरा आर्सेनिक यहां पर पंच संयोजी तत्व है। आर्सेनिक को मिला करके शुद्ध अर्धचालक में तब हम क्या बनाते हैं, एन टाइप। अब बाकी सब मेरा क्या है साहब, ट्राइवायलेंट है। ये भी आपका क्या है, एल्युमिनियम। कितना होता है, 2 8 3। स्वाभाविक सी बात है। तो आपका ट्राइवायलेंट मिलाने से पी टाइप का सेमीकंडक्टर, पी टाइप में होल्स ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स कम, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होल्स कम। अब कह रहा है डीसी शंट मोटर में गति, साहब जी ईबी बराबर पी फाई एन जेड बाय 60A होता है। कंसेप्ट क्लियर। हमको एन को पकड़ना है, बाकी आप देख लीजिए मेरा पी फाई 60A और जेड ये पूरा जो मेरा ऐसे करके है, यह आपका कांस्टेंट मान लेते हैं K1। तो यानी अब K1 का मान आप क्या लिखिएगा, पी फाई जेड बटा 60A हो गया, ठीक है। अब हम ईबी के बदले में क्या लिख देते हैं, डीसी शंट मोटर है तो ईबी के बदले हम लिख सकते हैं V माइनस IA RA बराबर K1 इंटू एन हो गया। अब यहां से n बराबर क्या लिखिएगा, V माइनस IA RA अब बटा K1 हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात को खाली उल्टा कर दिया है थोड़ा सा। राकेश जी अब साउंड जरूर जा रहा होगा। चलिए आगे बढ़ें। चित्र में प्रदर्शित वाइंडिंग किसको परिलक्षित कर रहा है, इस वाइंडिंग से तो आप लोग परिचित हैं, सब देख लीजिए क्या है, यहां 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 सबका सेंटर क्या है साहब, सेम है। ये कैसी वाइंडिंग है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है। एक ही सेंटर पर अलग अलग लेयर्स में जब वाइंडिंग को इंस्टॉल करते हैं तो कौन सी वाइंडिंग होती है, कॉन्सेंट्रिक होती है। और हमारी जो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है साहब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ज्यादा प्रयोग में ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, सब लेयर में यह प्राप्त होती है। कैपेसिटिव एसी परिपथ की चर्चा हो रही है। विद्यार्थी जी यहां समझ लीजिएगा, अगर मेरा कैपेसिटर प्योर है तो नेचुरली यहां भी आर का मान क्या होगा, 0 होगा। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी जी मेरा अगर हमने क्या किया है, वोल्टेज को रेफरेंस लिया है तो मेरी करंट क्या करती है, एग्जैक्ट 90 डिग्री से वोल्टेज से लीड कर जाती है। क्या कर जाती है, लीड कर जाती है। इस परिस्थिति में पावर फैक्टर भी cos फाई यानी cos 90 बराबर 0 होता है, यानी आपका पीएफ बराबर 0। नेचर कैसा होता है, लीडिंग होता है। और मेरे वोल्टेज से करंट भी क्या करती है, लीड करती है। अगर आपका प्योर कैपेसिटर नहीं रहे तो उस परिस्थिति में लीडिंग ही होगा, लेकिन 90 से कम होगा। आप जानते हैं प्योर कैपेसिटर कहने का तात्पर्य है जिस इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट का प्रयोग करके कैपेसिटर बनाते हैं, उसका रेजिस्टेंस हम क्या मानते हैं, 0। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है।
हाइपोथेटिकली आइडियली ऐसी कल्पना हम लोग करते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसी परिस्थिति में वोल्टेज धारा से अग्रगामी गलत है साहब, वोल्टा धारा के कला में गलत है, धारा वोल्टा की कला में गलत है, धारा वोल्टेज से अग्रगामी होती है, ये आपका क्या है, सही है। अगर करंट को रिफरेंस लीजिएगा तो वोल्टेज क्या कर रही है, लैग कर रही है। क्या कर रही है, लैग कर रही है। यही मुख्य रीजन है कि हम लोग पावर फैक्टर को लीड करवाने के लिए कैपेसिटिव लोड का क्या करते हैं, प्रयोग करने का काम करते हैं। ओके, थैंक यू विद्यार्थी जी।